आज की कहानी एक मां के इंसाफ की कहानी है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको लेके बहुत सारी बातें या सवाल उठ सकते हैं कि ये सही है गलत है। आज की कहानी कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अदालतों में जिस तरीके से मामले की सुनवाई होती है, लंबे लंबे वक्त तक लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, तो उसका क्या अंजाम होता है। कई बार ये कहानी उसकी भी एक झलक दिखाती है। कहानी वेस्ट जर्मनी की है। तब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी अलग अलग हुआ करते थे। 1990 में शायद दोनों जर्मनी, फिर जब बर्लिन की दीवार गिरी तो दोनों जर्मनी एक हो गए। तो वेस्ट जर्मनी में एक जगह है ल्यूबेक डिस्ट्रिक्ट, वहीं की ये कहानी है। और कहानी अब से करीब करीब 50-60 साल पुरानी कहानी है। ये कहानी एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है मैरियन बैकमियर। मैरियन, उसका बचपन से ही, जो उसकी पूरी पैदाइश के बाद से उसका जो दौर रहा वो बड़ा डिस्टर्ब रहा। उसके माँ बाप के बीच अक्सर झगड़ा होता है। फिर मैरियन के पिता ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया। अब मैरियन अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन फिर माँ ने भी दूसरी शादी कर ली, तो वो फिर माँ से भी अलग हो गई और किसी तरीके से उसकी परवरिश होती रही। 1966 में जब मैरियन की एज सिर्फ 16 साल थी, तब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। 2 साल बीते, फिर 1968 आया, उसने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। और इस दूसरे बच्चे की पैदाइश से पहले मैरियन के साथ रेप हुआ। उस रेप के बाद ही, फिर जब वो प्रेग्नेंट थी तभी रेप हुआ। उसके बाद उसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। अच्छा, चूंकि ये खुद जो पहले बच्चे को जन्म दिया 16 साल की, दूसरे 18 साल की, काम वाम करती नहीं थी, कोई अपना पता ठिकाना भी नहीं था, तो जर्मनी के कुछ कानून ऐसे थे उस वक्त, तो इन बच्चों को अनाथालय में भेज दिया जाता था पैदा होती। तो उसने जैसे ही बच्चे दोनों पैदा हुए, अस्पताल से उन दोनों को सीधे एडॉप्शन सेंटर भेज दिया गया और वो बच्चे वहीं पल बढ़ रहे थे। तो 2 साल के अंदर अंदर उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। और इसके बाद फिर 1973 में मैरियन ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार एक बेटी हुई और उसका नाम था एना बैकमियर। अब तीसरी बेटी पैदा हुई। 2 बच्चे जब उसने पैदा किए तो उसके बाद वो दोनों अनाथालय में थे। एना से उसे बहुत प्यार था और एक तो बेटी थी। उसने कहा कि वो उसे अपने साथ रखेगी और वही उसकी परवरिश करेगी। अब एना उसके साथ रहने लगी और मैरियन बहुत खुश थी अपनी बेटी को पाकर। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 1973 में पैदा हुई थी एना। 7 साल बीत जाते हैं। जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसको स्कूल में भी डाल देती है। अब वो स्कूल जाने लगी थी। 5 मई 1980, 5 मई 1980 की कहानी है। उस दिन एना और उसकी माँ मैरियन के बीच में नोकझोंक हो गई। एना का किसी बात पे कि वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देती थी, मैरियन ने उसे डांट दिया। वो गुस्सा हो गई। फिर उसके बाद गुस्से में वो घर से निकली और स्कूल नहीं गई, स्कूल बंद कर दिया उसने। मैरियन को भी लगा कि ये नाराज है, घर के आसपास है, थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन वो लौटी नहीं। इधर होता क्या है कि एना जब घर से निकलती है गुस्से में, तो उसके पड़ोस में एक शख्स रहता है, एक कसाई, एक बूचर, जिसका नाम था क्लॉस ब्रैगो। क्लॉस ब्रैगो की उम्र करीब 35 साल और क्लॉस ब्रैगो का एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। वो 2 बार ईव टीजिंग और छेड़खानी और इन सब इल्जामों में जेल भी गया, जेल में भी रहा था। और फिर उसके इस जुर्म को देखते हुए बाद में उसने अपनी इच्छा से ही खुद को एक तरह से नसबंदी कराने की पेशकश रखी सरकार के सामने और वो हो भी गया। लेकिन फिर उसके बाद इसने दोबारा से फिर सर्जरी कराने और वो जो सारी चीज़ें थी उसकी कोशिश शुरू कर दी। पहले तो उसने करा लिया, फिर उसने कहा नहीं, अब वापस फिर पुराने जैसा बनना है। और इसी क्लॉस की एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी और अक्सर उसे जब तब वो उसे नपुंसक कहती है, वो उसको ताना मारती, वो उसे बुरा लगता। तो ये पड़ोस में रहता था एना के, और एना उसके घर कई बार, चूंकि एक बूचर था तो मैरियन भी जाती थी कुछ सामान लेने, और उसके घर में
कई पालतू छोटे छोटे जानवर भी थे, तो ऐना वहां जाकर खेलती भी थी, तो वो क्लॉस को अच्छे से जानती थी पड़ोसी होने के नाते। 5 मई 1980 को मां से लड़ने के बाद ऐना जब घर से निकली तो क्लॉज उसे मिला और उसने उससे पूछताछ की, फिर अपने घर ले गया। उसने देखा आसपास कोई है नहीं। घर ले जाने के बाद उसने ऐना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। 7 साल की बच्ची। ऐना रोने लगी, चीखने लगी, शोर मचाने लगी। क्लॉज डर गया। इसके बाद उसने गला घोंटकर ऐना को मार डाला। ऐना का कत्ल करने के बाद, चूंकि वो 7 साल की छोटी सी बच्ची थी, घर के अंदर कई कार्टून रखे हुए थे, उसने उस गत्ते के जो वो थे डब्बे, उसमें से एक छोटे से डब्बे में हाथ पैर मोड़कर ऐना को पैक कर दिया और उसके ऊपर टेप लगा दिया। फिर वो उस कार्टून को उठाकर गाड़ी में रखता है और घर से कुछ दूरी पर एक नहर है, वहां ले जाकर उस कार्टून को उस नहर में फेंक देता है। फेंकने के बाद अब तक शाम हो चुकी है। इधर मैरियन परेशान है, ऐना कहीं लौटी नहीं, हर तरफ ढूंढ रही है, स्कूल में ढूंढ रही, पता चला स्कूल तो आई नहीं, उसके दोस्तों से, तमाम पड़ोसियों से, लेकिन कोई सुराग नहीं। इधर क्लॉज अपने घर में नहीं है। वो ऐना का कत्ल करने और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद अपनी उसी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है जो उसे ताना मारती थी, नपुंसक कहकर पुकारती थी। और वहां जाने के बाद वो अब बताना शुरू करता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम्हें पता है मैं क्या करके आ रहा हूं। और वो बताता है, मतलब अपनी एक तरह से वो मर्दानगी जाहिर करना चाह रहा था कि देखो मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं कर सकता हूं, और मैंने एक अभी बच्ची को ऐसे से रेप किया है और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि मैं पकड़ा जाता, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूं, और लाश में वहां फेंक कर आ रहा हूं। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड घबरा गई। उसे लगा कि शायद ये सच बोल रहा है। उसने बहाने से उससे कुछ कहा कि तुम रुको, मैं कुछ सामान लेकर बाहर आती। उसकी गर्लफ्रेंड बाहर निकली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने जाकर कहा कि उसका जो दोस्त है वो इस तरह की बातें कर रहा है। पुलिस फौरन घर आती है, क्लॉज को गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान अब पुलिस जब उसको गिरफ्तार करती है तब तक ये भी खबर आ चुकी थी, चूंकि रात का वक्त हो गया, कि क्लॉज के ही पड़ोस में रहने वाली 7 साल की एक बच्ची ऐना गायब है और मिल नहीं रही। अब जब क्लॉज से पूछताछ किया गया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला हाँ, उसने उसको उठाया था, उसने उसका गला घोटा, उसे मारा और फिर उसको ले जाकर नहर में फेंक दिया। उसकी निशानदेही पर बाद में उस कार्टून से वो लाश बरामद भी हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैंने रेप किया है, वो बार बार मुकर रहा है। पुलिस अब उसे गिरफ्तार करके लाती है। मैरियन को ये बात पता चलती है। वो बेहद सदमे में, क्योंकि वो ऐना से बहुत प्यार करती थी। अब 7 साल की एक बच्ची का कत्ल और रेप की बातें उस वक्त उस डिस्ट्रिक्ट में लोगों को भी इसमें बहुत गुस्सा आता है ये खबर सुनकर। अब इसके बाद ये मामला जो है कोर्ट में जाता है। 5 मई 1980 को ऐना का कत्ल हुआ था और इसके बाद लगभग 10 महीने बीत जाते हैं। फरवरी 1981 से इस केस का ट्रायल शुरू होता है। पहला 2 ट्रायल हो चुका था। दोनों ट्रायल में ये जो क्लॉज है ये कहानी बताता है। वो कहता है कि ऐना उस दिन आई थी, मैंने उसका कत्ल डर के मारे किया, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी, तुमने मुझे यहाँ टच किया, तुमने मेरे साथ ऐसे किया, अपनी माँ को बता दूंगी, तो मुझसे पैसे चाहती थी। अब यहाँ सवाल ये था कि एक 7 साल की बच्ची के अंदर इतना दिमाग कहाँ से आएगा कि वो ब्लैकमेल करेगी या उसे पैसों की इतनी समझ है। तो लेकिन अपनी ये कहानी गढ़ रहा था और उसने ये कहा कि इसमें मैरियन भी, उसकी माँ भी शामिल है, तो वो उससे पैसे ऐंठना चाहते थे और उसने कोई रेप नहीं किया है। ये उसका स्टैंड था। पहली हियरिंग में यही उसने बात कही। फिर दूसरी हियरिंग में भी उसने ऐना के बारे में गलत सलत बातें बोलनी शुरू की, एक 7 साल की बच्ची जो इस दुनिया में नहीं है। मैरियन इधर लगातार कह रही है कि नहीं, इसका पुराना इतिहास जो है वो बताता है ये जेल जा चुका है लड़कियों के साथ छेड़खानी करने, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश के इल्ज़ाम में, और इसने उसकी बच्ची का रेप किया है। अदालत तब तक उस वक्त साइंटिफिक तरीके से देखें तो उतनी तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन अदालत हुक्म देती है कि ठीक है, काम करो, जो ऐना है उसके आप फॉरेंसिक जांच करके ये पता किया जाए कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ, और क्या वो उसकी माँ झूठ बोल रही है। ये सारी बातें सुनकर मैरियन को बड़ा अफसोस होता है। उसे लगता है एक तो उसने अपनी एक मासूम बच्ची को खोया, उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई, और यहाँ कोर्ट में दोबारा उसकी बेटी और उसके ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं।
उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ कि इस दूसरी हियरिंग के दौरान क्लॉज ने कहा कि वो कुछ और ऐना के बारे में बताना चाहता है। उसी वक्त अदालत का वक्त खत्म हो गया, शाम का टाइम, कोर्ट बंद होने का। तो जज ने कहा ठीक है, अब आपको जो भी कहना है नेक्स्ट हियरिंग में आप कहना। और नेक्स्ट हियरिंग यानी तीसरी हियरिंग इस मुकदमे की जो थी 6 मार्च 1981 को तय की गई इसी ल्यूबर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वक्त अदालत का खत्म हो चुका था, सब अपने अपने घर चले गए। मैरियन बेहद परेशान थी। उसे लगा कि 2 हियरिंग हो गई, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की बजाय उसकी बेटी और उसकी खुद की इज्जत को उछालने की कोशिश की जा रही। उसके साथ जो कुछ हुआ, जो उसके साथ क्लॉज ने किया बंद कमरे में, अब कोर्ट के अंदर उसको इस तरह से किया जा रहा है। वो ऐना से बहुत प्यार करती थी। उसे लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है और अदालत अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। उसे मालूम था अगली सुनवाई है 6 मार्च 1981 को, और उसने तय कर लिया कि ये तीसरी सुनवाई जो है 6 मार्च 1981 को, ये इसकी बेटी के कत्ल के मुकदमे की आखिरी सुनवाई होगी। अभी सुनवाई ना मालूम कितना लंबा चले, कितनी और बार उसकी बेटी और उसके ऊपर कीचड़ उछाले जाए। तो उसने कहा कि इस मुकदमे का फैसला मैं 6 मार्च को ही कर दूंगी। इसके बाद वो एक गन का इंतजाम करती है, 1934 मॉडल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, जिसमें चैम्बर में 7 गोली एक साथ आ सकती थी। 7 गोली पिस्टल में लोड करती है। 6 मार्च की दोपहर को इस मुकदमे की लिस्टिंग थी। उससे पहले कुछ और केसेस थे ल्यूबर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो अपने ओवरकोट के नीचे उस छोटे से पिस्टल को लोडेड छुपा लेती है कपड़े के अंदर। 1980-81 ये वो दौर था जब सिक्योरिटी और सुरक्षा इतनी नहीं थी। मेटल डिटेक्टर जिस तरीके से आप कोई हथियार या कोर्ट के अंदर, तो ऐसे ही कोई चीज होती नहीं थी जिससे कि बहुत ज्यादा लोगों की तलाशी ली जाए। तो आमतौर पर कहीं भी कोई लोग आ जा सकते थे। तो मैरियन की भी तलाशी नहीं ली गई। वो कोर्ट के अंदर सुबह घर में तैयार होने के बाद वक्त पे पहुंच जाती है। जब वो पहुंचती है तब किसी और मुकदमे की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई चलती रहती है। इसके बाद अब इस मुकदमे की बारी आती है। इस दौरान क्लॉज बैगो, जो अक्यूज्ड ऐना के एक आरोपी कातिल के तौर पर, वो उसी अदालत के कंपाउंड में, अदालत के परिसर में लॉकअप में था। क्योंकि जैसे ही मुकदमे की सुनवाई शुरू होनी थी तब उसे पुलिस लेकर आती। मैरियन कोर्ट के अंदर बैठी है, बेहद शांत, खामोश। जैसे ही केस खत्म हुआ और अब ऐना का केस शुरू हुआ, अर्दली ने ऐलान किया। फौरन पुलिस की टीम जो है वो कोर्ट परिसर में ही बंद लॉकअप में क्लॉज को लेकर कोर्ट के अंदर दाखिल होती है। अब दोनों तरफ पुलिस वाले हैं, बीच में क्लॉज है और वो कोर्ट रूम में दाखिल हो रहा है। ऐना कोर्ट के अंदर लगभग पीछे की तरफ सबसे बैठी हुई है, आगे नहीं गई। उसे ये भी डर था आगे जाऊंगी पता नहीं कहीं हथियार है, तो मन में डर रहता है। लेकिन उसकी नजर थी दरवाजे पर कि क्लॉज कब एंटर करेगा। इत्तेफाक से जब केस नंबर पुकारा गया, पुलिस क्लॉज को लेकर आई और मुलजिम के कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इसी तेजी के साथ मैरियन अपनी जगह से उठती है और अब जब वो उठी तब तक पुलिस वाले क्लॉज को लेकर आगे बढ़ चुके थे। यानी अब क्लॉज की पीठ मैरियन की तरफ थी। बहुत तेजी फुर्ती के साथ वो अपने ओवरकोट के अंदर से वही पिस्टल निकालती है और सीधे क्लॉज के पीठ की तरफ पिस्टल तान कर अंधाधुन पागलों की तरह एक के बाद एक 7 फायर करती है। उस चैम्बर में 7 ही गोली थी। 7 में से 6 गोली क्लॉज को लगती है पीठ पर, 1 गोली मिस फायर हो जाता है, नीचे किसी और को नहीं लगती। 6 गोली लगते ही क्लॉज नीचे गिर जाता है। गोली इतनी तेजी से चलाई गई कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आया। जब तक पुलिस वाले या कुछ और समझते, जज साहब सामने बैठे हैं, वकील कोर्ट के अंदर है और इस मुकदमे की सुनवाई के लिए बहुत सारे लोग भी आ जाते थे क्योंकि एक डिफरेंट मुकदमा था। तो किसी को कुछ समझ में आता तब तक मैरियन अपनी बेटी के कातिल को 6 गोली मार चुकी थी। अब हाथ में अब भी उसके पिस्टल है
अब जब तक संभली पुलिस, जज साहब भी संभले, तो वो आगे बढ़े उसे, लेकिन अभी भी सब संभल कर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल है। तो अचानक मैरियन उन सबसे कहती है कि आगे मत बढ़ना, पहले मुझे ये चेक करके बताओ कि ये जिंदा है या मर गया। पुलिस वाले भी डर रहे हैं क्योंकि हाथ में लेडी के पिस्टल है। वो इशारों में देखते हैं और इशारों में कहते हैं कि ही इज डेड। इसके बाद वो अपने पिस्टल नीचे रख देती है। पुलिस वाले वहां पे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। भरी अदालत के अंदर एक कत्ल हो चुका था, एक ऐसा कत्ल जिसमें एक मां अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लगातार वहां गिड़गिड़ा रही थी और उसकी बेटी और उसके चरित्र पर लगातार उंगलियां उठाई जा रही थी। इस हादसे के फौरन बाद उसका स्टेटमेंट लिया गया और उससे कहा गया कि आप साइन करो, क्योंकि कोर्ट के अंदर सब कुछ हुआ था। उसने साइन किया, लेकिन साइन करने के बाद उसने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी नीचे, और उसने एक लाइन जो एक्स्ट्रा लिखी उसमें यह था कि आई डिड इट फॉर यू एना, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है ना। और उसके नीचे उसने 7 हार्ट के निशान बनाए। तो एक लाइन लिखी कि आई डिड इट फॉर यू एना, और नीचे 7 हार्ट के निशान बनाए। और ये 7 हार्ट के निशान शायद इसलिए बनाए उसने कि एना 7 साल की हो चुकी थी। इसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब ये खबर उस वक्त की भरी अदालत में एक मां ने अपनी बेटी के कातिल से यूं बदला लिया, ये जब खबर मीडिया में आती है तो हर तरफ इस खबर की चर्चा होने लगती है। बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को हेडलाइन बनाई गई। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग जर्मनी पहुंच गए, वहाँ वेस्ट जर्मनी, इसको कवर करने के लिए। और अब कोर्टरूम के अंदर जब एक मुकदमे की दूसरी अब सुनवाई शुरू हुई, क्योंकि क्लॉज तो अब मारा गया, अब मैरियन की बारी थी उसके मुकदमे की, और लोगों की हमदर्दी थी उसके साथ कि उसने अपनी बेटी के कातिल से बदला लेकर कुछ गलत नहीं किया। और जिस तरीके से कीचड़ उछाले जा रहे थे, तो ये एक माँ का अपना फैसला था, हो सकता है फैसले का तरीका गलत था। तब उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगने थे, और मर्डर के चार्जेस के लिए उस वक्त वेस्ट जर्मनी में 20 ईयर 20 साल की सजा थी। लेकिन फिर उसके अपने वकील आए और उन्होंने कुछ उसे समझाया मैरियन को। अब मैरियन के पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन इस कत्ल की चर्चा हर तरफ थी। तो जब भी कोर्ट लाया जाता जेल से तो मीडिया वाले भी रहते, तो उसने कहा कि ये पैसे कमाने का तरीका है। उसने इस पूरी कहानी को और अपनी जिंदगी की आप बीती वहीं जेल में बैठकर लिख दी, और एक पब्लिशर के साथ वकील के थ्रू टाई अप हुआ। वो किताब छप गई आनंद फानंद में, और इस किताब से करीब $1.5 लाख उस जमाने में फायदा हुआ मैरियन को। ये $1.5 लाख मिले जेल में रहते हुए। उसने इसके जरिए अपने बेहतरीन वकील किया और उसको फीस भरा। अब वकील का ये था कि इसको मर्डर के बजाय मतलब प्री प्लान मर्डर साबित नहीं करना है। ये हुआ कि जो कुछ हुआ अचानक गुस्से में हुआ। इसके ऊपर बहस चलती रही, बहस शुरुआत हुई, लेकिन 2 नवंबर 1982 से इस मुकदमे की शुरुआत हुई। अब मतलब ऐना का मुकदमा तो खत्म हो चुका, अब ऐना के कातिल के मुकदमा शुरू हुआ था। 6 नवंबर 1982 यहाँ पे शुरू हुआ। बाकायदा वहाँ पे जो बोर्ड बैठी थी जजों की, वो ये मान चुके कि हाँ ये ठीक है, ये जो कत्ल है, ये कत्ल इरादतन नहीं किया गया जिससे कि 20 साल की उसे सजा मिले। लेकिन हथियार रखने, कोर्ट में हथियार लाने और गुस्से में कत्ल करने के धाराएं लगाकर 2 मार्च 1983, 2 मार्च 1983 को सर्किट कोर्ट चैम्बर ने, जो ल्यूबेक डिस्ट्रिक्ट में है, उसने मैरियन को 6 साल की सजा सुनाई, 6 ईयर। इसके बाद उसे वहीं ल्यूबेक में जेल भेज दिया गया। वो जेल गई। जेल में उसने 6 साल तो नहीं, कुल 3 साल ही काटे, और 1985-86 में, बल्कि 1985 में वो जेल से बाहर हो गई। बाहर आने के बाद अब उसे इस जर्मनी से थोड़ी सी नफरत सी हो गई थी। वो जर्मनी छोड़ देती है और घाना पहुंच जाती है। घाना में एक प्रोफेसर से उसकी मुलाकात होती है जो वहाँ जर्मन कैंप में, जर्मन जो कैंप हुआ करता था उससे स्कूल में टीचर थे, पढ़ाया करते थे। तो मैरियन को उस प्रोफेसर से प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं 1988 में।
लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन चलती नहीं, 2 साल चलती, 1990 में दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फिर डिवोर्स होने के बाद मैरियन वहाँ से निकल लेती है और सिसिली पहुँच जाती है। वो अब सिसिली में ही रह रही थी, लेकिन सिसिली में रहने के दौरान एक बार उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, तो पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास कम वक्त है। तो उसे लगा कि अब ज़िंदगी कम है, तो वापस अपने उसी देश, अपने उसी शहर में चलते हैं जहाँ उसकी बेटी को दफनाया गया और जहाँ उसने आखिरी दिन गुजारे थे। वो वापस जर्मनी आती है। जर्मनी आने के बाद 17 सितंबर 1996, जब मैरियन की उम्र सिर्फ 46 ईयर थी, 46 साल, कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत से पहले उसने कई किताबें लिखी, कई इंटरव्यूज़ दिए। एक जर्नलिस्ट को कहती है और बुलाती है कि तुम मेरे मौत की आखिरी चीज़ों को भी रिपोर्ट करो और कैद करो, और वो करते हैं। उसकी एक लास्ट विश थी, तमन्ना थी, क्योंकि उसे मालूम था कैंसर है, उसकी मौत होगी, कि जब वो मर जाए तो उसे उस कब्रिस्तान में नहीं जिस कब्रिस्तान में ऐना को दफनाया गया, बल्कि उसी कब्र में उसको दफनाया जाए जिस कब्र में ऐना को दफनाया गया था। और उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती है। 17 सितंबर 1996 मैरियन की मौत के बाद उसे उसी कब्र के अंदर दफनाया जाता है जिस कब्र में उसकी बेटी को दफनाया गया था करीब 26 साल पहले। हाँ, 26 के करीब साल पहले। तो इस तरीके से एक माँ का सफ़र ख़त्म होता है। अब इसको लेकर उस वक्त बहुत मुहिम भी चली थी, लोगों ने बड़े सारे आवाज़ भी उठाई थी। जब सज़ा हुई थी 6 साल की, ये कम है, कुछ लोगों ने कहा ज़्यादा है, लेकिन जो अक्सरियत मेजॉरिटी थी उनका मानना था कि जो कुछ किया मैरियन ने वो सही किया था। तो कई बार अदालतों में इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, और फिर वही मैंने जैसा शुरू में कहा कि कई बार जब अदालतों में लंबे लंबे वक्त डेट दिए जाते हैं तो कई लोगों का सब्र भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं मिलती है। यहाँ पर उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास, तो नव किशोर दास एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे इस जगह पर, और ये उनका पूरा अपना ही इलाका है। झारसुगुड़ा से ही वो विधायक हैं लगातार पिछले 3 बार से। तो वो एक कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरे तभी वर्दी में, एक उड़ीसा पुलिस की वर्दी में एक शख्स आगे आता है और अचानक उनकी गाड़ी से उतरते उन पर गोलियां चला देता है। गोली बेहद करीब से चली थी, सीने में गोली लगी। लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है। कुछ लोग अब उस हमलावर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक वो 2 और गोली चलाता है, उसमें एक और शख्स को गोली लगती है, हालांकि वो खतरे से बाहर है। कुछ पल के लिए तो ये लगता है कि कहीं ये कोई आतंकवादी हमला तो नहीं है, ये पुलिस की वर्दी में कोई टेररिस्ट तो नहीं है। खैर, उसको जल्दी पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद फिर पता चलता है कि नहीं, ये उड़ीसा पुलिस का ही एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम गोपाल कृष्ण दास है। इसके बाद खैर नव किशोर दास जी जो है मंत्री, उनको फ़ौरन वहाँ के लोकल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालत नाजुक थी क्योंकि गोली सीने में बिल्कुल दिल पे ही लगी थी शायद। उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर ले जाया जाता है, वहाँ अपोलो अस्पताल में, लेकिन बचाया नहीं जा सकता था और फिर उनकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद से ये बातें थी कि आखिर एक पुलिस वाले ने एक स्टेट के मिनिस्टर को गोली क्यों मारी, क्या रीज़न थी, क्या मोटिव था, क्या मकसद था। उसको लेके तमाम बातें शुरू हो गई। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वो खुद नव किशोर दास के बहुत ही करीबी थे, और एक उड़ीसा का ये अब तक का सबसे बड़ा एक इंसिडेंट हो। बड़ा पीसफुल स्टेट है ये, यहाँ आमतौर पे क्राइम और इस तरह की चीज़ें कम होती हैं जो देश के बाकी हिस्सों में होती हैं। तो ये एक मिनिस्टर का इस तरीके से कत्ल, तमाम सुर्खियाँ बनी, न सिर्फ उड़ीसा में बल्कि पूरे देश में। और फिर जिन नव किशोर दास का कत्ल हुआ था वो एक ताकतवर मंत्री थे। कोरोना काल में उन्होंने उड़ीसा के लिए बहुत कुछ काम किया था उस वक्त, और उसके लिए बड़ी तारीफ हुई थी, और वो सबसे अमीर मिनिस्टर भी थे उड़ीसा कैबिनेट में। उन्होंने इलेक्शन के वक्त में जब अपनी तमाम जायदाद दौलत जो डिक्लेयर की थी, उस वक्त करीब 34 करोड़ रुपीस, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट, होटल, माइनिंग का कारोबार है। उनकी वाइफ के पास भी काफ़ी
दौलत है, उन्होंने भी जब डिक्लेयर किया था करीब 30 करोड़। और नव किशोर दास को गाड़ियों का बड़ा शौक है, कहते हैं करीब उनकी अस्तबल में कहें तो 80 कारें हैं। तो बेहद अमीर और सबसे अमीर मंत्री ओडिशा के एक इंडस्ट्रियलिस्ट, और उनका इस तरीके से कत्ल होना बहुत सारे सवाल और शक पैदा कर रहा था। इसी के बाद फिर अब चूंकि मुख्यमंत्री के करीबी थे, एक ताकतवर मंत्री थे, स्टेट गवर्नमेंट ने एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जांच के लिए और कहा कि इस कत्ल के मोटिव यानी मकसद को सामने लाया जाए। लास्ट संडे यानी 29 जनवरी को यह कत्ल हुआ। आज फ्राइडे है, लगभग 5-6 दिन हो गए, मोटिव सामने नहीं आया। अब हर एक के मन में है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से एक पुलिस अफसर ने अपने स्टेट के एक मिनिस्टर का खून किया। शुरुआती जब तफ्तीश आई तो पता चला कि ये जो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये इसी एरिया का है, मतलब झारसुगुड़ा का, जिस एरिया से मंत्री जी आते हैं। फिर इसके बाद फैमिली तक लोग पहुंचे तो पता चला कि 6-7-8 साल पहले इसको थोड़ी बायोपलर की बीमारी थी, जिसमें बड़ा तेज़ जल्दी गुस्सा आता है, आदमी कुछ भी कर सकता है। फिर इसने डॉक्टर से इलाज किया, वो डॉक्टर भी सामने आए, उन्होंने कहा था कि ये मेडिसिन खाते रहना वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब वो मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये पता नहीं, फैमिली को भी पता नहीं, क्योंकि बीवी का कहना था कि वो अपने घर से करीब 300-400 किलोमीटर दूर ड्यूटी करता है, तो अब डेली दवा खाता है कि नहीं उन्हें नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन उसको लेकर एक सवाल भी उठा कि अगर एक पुलिस अफसर जो इस तरह की बीमारी का शिकार है तो उसे फिर एक तो ड्यूटी पर और ऊपर से उसको सरकारी पिस्टल क्यों दी गई, क्योंकि वो ख़तरनाक हो सकता है किसी के लिए भी। तो खैर ये सारी चीज़ें चल रही थी, इधर कमेटी भी बनी, इंक्वायरी भी हुई और पुलिस अपनी तफ्तीश में लग गई कि इस कत्ल का मकसद क्या हो सकता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि आखिर कत्ल की वजह क्या है, क्योंकि हर कोई कत्ल की वजह जानना चाहता है कि एक एएसआई का एक मंत्री से क्या पंगा था, क्या दुश्मनी थी। शुरुआत में जो खबर आई पहले वो ये थी कि इस एएसआई ने अपने एक रिश्तेदार की नौकरी की पैरवी की थी मंत्री जी से, चूँकि वो उनके इलाके का एमएलए और मिनिस्टर है वो। तो उसने कई बार की, लेकिन उन्होंने माना, मतलब नहीं माने वो, और उसे बड़ी बेइज्जती लगी कि हमारे इलाके के होकर और हमारे एक रिश्तेदार की नौकरी नहीं लगा रहे। तो क्या इस गुस्से में उसने मंत्री जी को मार डाला? पहली चीज़ ये आई। फिर दूसरी और बातें आई सामने, वो ये कि जिस जगह पे इसकी पोस्टिंग थी, इस झारसुगुड़ा में, वहाँ से इसका घर दूर था काफ़ी, कई 100 किलोमीटर। तो अपने बीवी बच्चों से ये मिल नहीं पाता था, छुट्टियाँ कम मिलती थी। तो इसने फिर मंत्री जी से सिफारिश की कि वो उसका ट्रांसफ़र कर दें उसके अपने घर के करीब, तो वहाँ वो परिवार बीवी बच्चे से अपना मिल भी सकेगा। लेकिन ये ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। तो क्या ट्रांसफ़र ना होने की वजह से उसे गुस्सा आया और उसने मंत्री जी को गोली मारी? तो रिश्तेदार की नौकरी और दूसरा ट्रांसफ़र, ये 2 वजहें तमाम मीडिया में सुर्खियों में रही। लेकिन क्या यही असली वजह थी या फिर वजह कुछ और थी? वैसे कुछ और वजह को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वो पुख्ता तौर पर उसके कोई सबूत नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब ये हुआ कि इसने एक तीसरी वजह बताई, और वो वजह बताई नहीं, लेकिन उस वजह से जुड़े हुए सबूतों के बारे में जानकारी दे दी। और वो अपने आप में बेहद रहस्यमयी है कि एक पुलिस वाला एक मंत्री का कत्ल करता है और उससे पहले वो कैसे कैसे प्लानिंग करता है। मतलब अचानक गुस्से में और ये सारी चीज़ें नहीं हुई, और जिस तरीके से उसने सारी चीज़ें की वो कहीं ना कहीं ये इशारा देती हैं कि कत्ल की वजह कुछ और है। अब उसी वजह के लिए ये आज की पूरी कहानी है। जब 29 जनवरी संडे को दोपहर को इसने मंत्री जी पर गोली चलाई, उसके बाद फिर 2 और फायर करके ये भागना चाहता था, लेकिन ये बच गया और लोगों ने, और फिर वहाँ पे जो बाकायदा बाकी लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब चूंकि उसी इलाके के एक एमएलए और एक मिनिस्टर दोनों थे वो, तो उनका खून हुआ था, तो उनके समर्थक भी गुस्से में थे। फिर ये भी था कि कहीं पुलिस भी गोली ना चला दे उसके ऊपर, लेकिन वो जिंदा पकड़ा गया। उसके बाद लोगों से बचाते हुए ताकि मंत्री जी के समर्थक उस पर हमला न करते,
उसे उस इलाके से निकाला गया और फिर वहाँ से निकालने के बाद झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का अपना एक पुलिस स्टेशन है, तो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में इस गोपाल कृष्ण दास एएसआई को ले जाया गया। वहाँ ले जाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू हुई। इस दौरान में खबर भुवनेश्वर तक पहुँच गई थी, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर तक, और उन्होंने फ़ौरन अपने तमाम आला पुलिस अफसरों को कहा कि इस पर फ़ौरन कार्रवाई करो। तो मामला हाई प्रोफाइल था, एक मिनिस्टर के वैसे भी कत्ल का मामला था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उनकी मौत भी हो चुकी थी। तो अब इसी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस लगभग 4.5 घंटे तक एएसआई से पूछताछ करती है। वो कुछ कुछ बताता रहता है। पूछताछ करने के बाद अब शाम हो चुकी थी। शाम होने के बाद पुलिस सबको लगता है कि यहाँ पे भी इसको रख के पूछताछ कर रहे हैं तो ये खबर मंत्री जी के समर्थकों और बाकी लोगों तक पहुँच जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो इसके किसी और गुप्त ठिकाने पर ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आ गई थी कि इस एएसआई की जान को खतरा, उस पर हमला हो सकता है। तो पुलिस की टीम शाम को अंधेरा होते ही फिर इस झारसुगुड़ा एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन से एएसआई को निकालती है और किसी और खुफिया ठिकाने पर ले जाती है और वहीं रात को रखती है। अब इस दौरान अब चूंकि मौत की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी, अब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने क्यों किया ऐसा, वजह क्या थी। वो इधर उधर टरकाता रहता है। फिर वो किस्तों में कुछ बातें बताता है। वो पहली चीज़ ये कहता है कि मैंने मंत्री जी को अचानक नहीं मारा, मैं पूरी प्लानिंग कर रहा था करीब 1 महीने से। इस 1 महीने के दौरान सबसे पहले मैंने जो जगह चुनी थी उन्हें मारने के लिए, वो मंत्री जी का अपना घर था झारसुगुड़ा में, क्योंकि वो अक्सर आते थे, कार्यकर्ताओं से ही मिलते थे। तो अक्सर उनके घर पे जाता और घर के बाहर वो घूमता रहता और लोगों से पूछता मंत्री जी घर पर हैं। तो कई बार होता कि नहीं, वो दौरे पर हैं, कहीं कहीं और हैं। 1-2 बार घर पे भी थे, लेकिन उनके आसपास पीएसओ, बाकी सिक्योरिटी, सब कुछ। तो उसने कहा मैं उनको सामने से मारना चाहता था, और वो भी सीधे सर में गोली मारना था। तो इन 5 बार में मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला कि मैं सामने से मारूं और सर पे गोली मारूं। तो वो मौका चला गया, पर मैं ताक में लगा रहा, लगातार मैं रैकी करता रहा, उनके प्रोग्राम को फॉलो करता रहा, कब कहाँ क्या है। इसी दौरान उसने कहा कि मुझे पता चला कि 29 जनवरी को वो झारसुगुड़ा में आ रहे हैं, और इस झारसुगुड़ा में ही इस एएसआई की ड्यूटी थी, लेकिन थाने में नहीं थी। उस दिन उसकी ड्यूटी थी, ट्रैफिक को संभालने की ड्यूटी थी, एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी थी। तो उसको होना चाहिए था सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने के लिए, लेकिन जिस जगह पे मंत्री जी का कार्यक्रम था वो अपनी असली ड्यूटी को छोड़कर उस जगह वहां पहुंच गया। अब उसका कहना था कि उसे सीधे सामने से गोली मारनी थी सर पर, लेकिन और तब मारनी थी जब मंत्री जी कार के अंदर ही होते, लेकिन इत्तेफाक से वो थोड़ा सा लेट हो गया और मंत्री जी थोड़ी जल्दी कार का उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और वो बाहर उतर आए। तो जब वो बाहर उतर आए तो फिर मौका नहीं था, क्योंकि कार्यकर्ता तमाम लोग, भीड़ थी, तो सर पे गोली मारने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने फिर सीने पे गोली मारी, वरना वो कार के अंदर सीधे सर पे गोली मारना था। उसकी इस बातचीत से एक चीज़ साफ हो गई, वो ये कि वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहता था कि उसकी गोली के बाद मंत्री जी जिंदा बचे। अब ये उसने पुलिस को सारी बात बताई कि हमने रैकी की, ये तमाम चीज़ें, यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन इसके बाद जो उसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई कि खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उसने कहा कि मंत्री जी को मारने की प्लानिंग तो मैं 1 महीने से कर रहा था, लेकिन ये भी मुझे पता था कि जिस दिन मैं मंत्री जी पर हमला करूंगा या उन्हें गोली मारूंगा, उसके बाद मैं नहीं बचूंगा। या तो मंत्री जी के साथ जो गार्ड हैं, पीएसओ उनके, वो लोग, या फिर उनके समर्थक, और या फिर पुलिस। चूँकि आमतौर पर ऐसे नेताओं के समारोह में, कार्यक्रम में लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे ही मैं मंत्री जी पर हमला करूंगा, इनमें से कोई आगे बढ़ेगा और वो मुझे मार देगा मौके पर ही। तो मेरे जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं मंत्री जी को गोली मारने के बाद। उसने कहा ये मैं मानकर चल रहा था कि मैं इधर मंत्री जी को मारूंगा और सामने से या तो उनके समर्थक या उनके गार्ड या पुलिस वाले मुझे मार देंगे गोली। तो अगर ऐसा होता तो फिर वो राज मेरे साथ चला जाता जिसकी वजह से मैंने मंत्री जी की जान ली। मैं चाहता था कि मंत्री जी को जब मैं मारूं और उसके बाद
चूँकि मुझे यकीन था कि मैं मर जाऊंगा, तो ज़माने के सामने मंत्री जी के कत्ल की वजह आए, इसके लिए भी मैंने तैयारी की। उसने बताया कि उसने एक कागज़ पे स्वास्थ्य मंत्री के कत्ल की पूरी वजह लिखी कि मैंने क्यों मारा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और क्या क्या मैंने किया इस कत्ल को अंजाम देने के लिए। बोला मैंने डिटेल में एक कागज़ में वो सारी बातें लिखी, यानी कत्ल का मोटिव, मकसद जिसको सब जानना चाहते हैं, वो उसने अपने हाथों से एक कागज़ में लिखा और लिखकर उसने बोला कि मैंने उसको अपनी जेब में रख लिया 29 तारीख को, जिस दिन ये मौका मिला, और अगर उस दिन मैं कामयाब ना होता तो शायद उस कागज़ को फाड़ देता। लेकिन मुझे ये यकीन था कि मंत्री जी को गोली मारने के बाद मैं चूँकि बचूंगा नहीं, तो फिर जब पुलिस तलाशी लेगी, जांच करेगी, तो मेरे जेब से वो कागज़ बाहर आएगा, और जब वो कागज़ बाहर आएगा तो फिर दुनिया को पता चलेगा कि मैंने मंत्री जी का कत्ल क्यों किया। उसने कहा कागज़ मैंने लिख लिया, सब कुछ ठीक था, फिर मैंने मंत्री जी को गोली मार दी। लेकिन हुआ ये कि पुलिस ने मुझे बचा लिया उस भीड़ से, और मैं पकड़ा गया जिंदा। यानी मैं ये सोच के चल रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा पकड़ा गया। तो जो पहली सोच थी मेरी गलत हो गई कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद कत्ल की वजह सामने आएगी, और वो वजह सामने आएगी मेरे उस कागज़ के ज़रिए जो मैंने लिखकर अपनी जेब में रखे थे। लेकिन अब मैं जिंदा पकड़ा गया। पुलिस मुझे पकड़कर फिर वहाँ से भीड़ से बचाकर इसी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ले गई, और वहाँ अलग से मुझसे करीब 4.5-5 घंटे पूछताछ की। उसने कहा वहीं पूछताछ के दौरान मैंने बीच में एक बार कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। बोला मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम जाने के बाद बोला मैंने अब वो कागज़ अपनी जेब से निकाला जिस कागज़ पे मैंने मंत्री के कत्ल की वजह लिखी थी। चूँकि अब मैं जिंदा था, मरा नहीं, तो मेरे लिए अब ये कत्ल की वजह को इस वक्त आम करना मुनासिब नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि अब मैं बच गया हूँ तो इस कागज़ को किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। मैंने उस कागज़ को वॉशरूम में जाकर टॉयलेट में डाला और फ्लश चला दिया। तो सारी वजह उस कागज़ में। अब जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी ये बातें सुनी, उसका बयान सुना, उनका भी दिमाग घूम गया। अब उससे पूछ रहे हैं कि तुम मोटिव बताओ। 5 दिन हो गए वो अपनी ज़ुबान नहीं खोल रहा, वो भी पुलिस वाला है, उसे सारे तरीके पता है। लेकिन उसके इस बयान के फ़ौरन बाद पुलिस हरकत में आई और वापस एक टीम को भेजा गया इसी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में और उस वॉशरूम में, और बाकायदा पूरी एक टीम घंटों लगी रही उस टॉयलेट, उस फ्लश और उस सेप्टिक टैंक, उसकी बाकायदा मज़दूरों को बुलाकर तलाशी ली गई। घंटों की तलाशी के बाद कुछ कामयाबी मिली, वहाँ से कुछ कागज़ के टुकड़े मिले। अब जाहिर है कागज़ पानी के अंदर कागज़ एक तो गीला होकर फट भी सकता है, लेकिन कुछ कागज़ के टुकड़े मिले हैं, और जो सोर्सेज है वो ये है कि उसमें कुछ लिखे हुए शब्द भी मिले हैं, लेकिन टुकड़े बहुत सारे हो चुके हैं। अब उनके पुलिस के लिए चुनौती ये है, फॉरेंसिक टीम को ही बुलाई गई है कि इन कागज़ के टुकड़ों को एक साथ किया जाए, और अगर ये कागज़ पे जो लिखा है उसने अगर इसे बॉल पेन से लिखा है तब तो वो लिखावट बरकरार रहेगी और क्या लिखा है पता चल जाएगा। लेकिन अगर उसने जेल पेन या फिर इंक वाले पेन से लिखा है तो फिर पानी उस स्याही को मिटा डालेगी या उस जेल पेन की स्याही को मिटा डालेगी। तो अभी ये पता नहीं है कि वो किस पेन से उसने लिखा था, बॉल पेन से, जेल पेन से या इंक वाले से। लेकिन कुछ कागज़ के टुकड़े बरामद हुए और इसका मतलब ये था कि एएसआई सच बोल रहा था कि उसने जो कुछ लिखा कत्ल की वजह कागज़ पर वो उसने फ्लश कर दिया था, और वो बरामद हो गया वहाँ से सर्च ऑपरेशन के बाद, और फॉरेंसिक टीम को इसमें लगाया गया। लेकिन यहाँ पे अब 2 चीज़ें हैं। एक, कि आखिर उन कागज़ों की अब ज़रूरत क्यों पड़ रही है जबकि आपके सामने, आपकी कस्टडी में वो आरोपी कातिल पुलिस वाला मौजूद है। तो अपने मुंह से भी वजह बता सकता है, लेकिन जो अभी तक सोर्सेज हमारे हैं वो बता रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर वजह बताने को तैयार नहीं है। एक तो चूँकि वो बाइपोलर बीमारी और उसका इलाज भी चल रहा है, दूसरा ये भी है कि कहीं कुछ उसको अब 24 घंटे निगरानी में रखे जा रही कि कहीं कुछ कर न ले, तो वो अभी तक अपने मुंह से बता नहीं रहा। दूसरा
जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो अगर सपोज उसने वजह पुलिस को बता भी दी कि मैंने इसलिए मारा, तो अदालत में वो मुकर जाएगा और पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान उसका कोई मायने नहीं रखता। फिर उससे जुड़े हुए तमाम आपको सबूत को हासिल करना होगा। तो इसीलिए पुलिस चाहती है कि वो कागज़ और उस कागज़ की लिखावट, वो दोनों एक दस्तावेजी सबूत के तौर पर उसके पास हो, ताकि अदालत में इसके ज़रिए वो एक पुख्ता केस तैयार कर सके। और जहाँ तक इसे एसआई की बात है, वो अभी तक वजह नहीं बता रहा। लेकिन अब यहाँ से कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि एक पुलिस वाला एक कत्ल करता है। आमतौर पर ऐसे कत्ल में जब कोई कातिल रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो तमाम कहानियाँ सुनाता है। इसने एक भी कहानी नहीं सुनाई। हाँ, इसने सारे अब तक फैक्ट्स बोले कि मैं 1 महीने से पीछे था, मैं 5 बार घर गया, पुलिस ने पता किया तो पता चला हाँ है। कुछ ऐसी एक तस्वीरें भी आई जिसमें ये मंत्री के फंक्शन में मौजूद था, इसकी भी तस्वीर है। फिर इसने बताया कि यहाँ के सारे प्रोग्राम थे 29 के, वो भी देखा, फिर आया, सब कुछ किया। लेकिन उसे मालूम था कि वो ज़िंदा नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर ज़िंदा नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर ऐसी क्या वजह है वो जो नहीं चाहता था कि उसके जीते जी ज़माने के सामने आए। मतलब उसने तय कर रखा था कि जो भी उसने कागज़ पे लिखा है ये आम तब हो जब वो मर जाए। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह को वो अपने जीते जी सामने नहीं लाना चाहता। और यहीं पे पुलिस के लिए मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि पुलिस उससे जो भी पूछ रही है वजह, वो इधर उधर घुमा रहा है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें सामने आए उससे एक बात साफ है कि वो वजह बेहद अजीब होगी। अब वो वजह किस हद तक कहाँ जाकर ले जाए इस केस को मालूम नहीं, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि उस कागज़ के टुकड़े के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए, क्योंकि अब पुलिस का काम है, अगर स्टेट के एक मिनिस्टर का कत्ल होता है और एक पुलिस अफसर करता है तो उस कत्ल का मोटिव क्या था ये पता करना ज़रूरी है। और पुलिस इस काम में लगी हुई है। लेकिन हैरानी मुझे भी इस बात पे खुद है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जो वो लिखता तो है लेकिन फिर ज़िंदा पकड़ाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो नहीं चाहता है कि उसके जीते जी ये वजह सामने आए। तो क्या उसके जीते जी ये वजह सामने आ पाएगी, क्योंकि सारे राज उसी के सीने में है। खैर, जो भी हो, इस केस पे हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पर हैं, तो जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो ये थी वो कहानी जो उड़ीसा के एक मिनिस्टर के कत्ल से जुड़ी हुई है। आफ्ताब और श्रद्धा केस में, यानी कि श्रद्धा मर्डर केस में करीब 6,500 कुछ पन्नों की ये चार्जशीट है। चार्जशीट क्या, बस ये समझ लीजिए कि श्रद्धा के कत्ल की पूरी कहानी है। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, वो तमाम चीज़ें हैं। और मैं लगातार पिछले कई घंटों से उस चार्जशीट को ही पढ़ रहा था। चार्जशीट के तमाम पन्ने इस वक्त हम लोगों के पास हैं। तो मैंने जो पढ़ा, ख़ासतौर पर उसके जो ऑपरेशनल पार्ट्स हैं जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि चार्जशीट के पन्नों में फिर बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं कि विटनेस कौन है, क्या क्या रिकवर किया, कौन कौन से बाकी चीज़ें, तो उसका मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस ने कैसे इस केस को हैंडल किया, कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन की, क्या कुछ पाया, क्या मोटिव था, क्या कहानी थी, क्या सबूत मिले, वो सारी चीज़ें पूरी स्टडी के बाद आपके सामने आज कहानी के तौर पर रख रहा हूँ। इसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले बता रखी हैं, इसलिए उसको नहीं बताऊँगा मैं। लेकिन कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। 2019 में आफ्ताब की मुलाकात श्रद्धा से पहली बार होती है और बम्बल ऐप के ज़रिए। तब श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी और आफ्ताब एक कहीं और काम कर रहा था। फिर दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद दोस्ती होती है, फिर दोनों मिलने जुलने लगते हैं। लेकिन फिर दोनों के घर वालों को पता चलता है और दोनों ही फैमिली नाराज़ हो जाती है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन बीच में आ रहा था। तो जब दोनों घर वाले दोनों के, आफ्ताब के और श्रद्धा के, इस रिश्ते को लेकर गुस्से में थे, तब इन दोनों ने तय किया कि वो अलग रहेंगे और नया गांव में इन्होंने किराए का घर लिया और वहीं रहने लगे। लेकिन साथ रहने के बाद अब धीरे धीरे इन दोनों में लड़ाई भी शुरू होने लगी। और लड़ाई की वजह ये थी कि उसी बम्बल ऐप के ज़रिए आफ्ताब अब दूसरी लड़कियों से भी बात करता था और श्रद्धा उसे टोकती थी और वो उसे पसंद नहीं था। इस दौरान में आफ्ताब ने बाकायदा ग्रेजुएशन भी किया। इसने शेफ़ के लिए बाकायदा जब इसने पढ़ाई की थी तो ताज पैलेस होटल में इसने करीब जून 2017 से लेकर नवंबर 2017 तक
वहाँ पे इसने इंटर्नशिप की और इसमें 2 वीक इसने बूचर का काम किया, कसाई का, एक तरह से वहाँ ट्रेडिंग का पार्ट था। तो ये सारी चीज़ें इसने की। उसके बाद दोनों अब साथ रहने लगे, फिर झगड़ा होने लगा। झगड़े के बाद उसने हाथ भी उठाया, मारपीट हुई, ये चीज़ें चलती रही। फिर आखिर में ये झगड़ा कई बार इतना बढ़ा कि इन दोनों ने तय किया कि अपने रिश्ते को कुछ नया एक तरीके से शुरुआत देने के लिए मुंबई से बाहर चलते हैं। और इसी के बाद ये दोनों मुंबई से पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल इसका दौरा करने के लिए, मतलब यहाँ घूमने के लिए एक प्लान करते हैं। और उसी प्लान के तहत 29 मार्च 2022 को आफताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से रवाना होते हैं और सबसे पहले ये पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ये जाते हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद जाते हैं देहरादून, फिर मनाली, और फिर वहाँ से ये निकलते हैं और चंडीगढ़, और फिर चंडीगढ़ से होते हुए ये पारावती वैली पहुँचते हैं हिमाचल में। पारावती वैली में इनकी मुलाकात बद्री से होती है, बद्री से बातचीत होती है। बद्री छतरपुर पहाड़ी इलाके में अरोली का रहने वाला, दोनों में दोस्ती हो जाती है, बल्कि तीनों में। और फिर बद्री लौट आता और लौटते वक्त कहता है कि तुम लोग दिल्ली आओ तो मेरे पास ज़रूर आना। और आखिर करीब 1.25 महीने तक पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल घूमने के बाद 1.25 महीने तक 5 मई 2022 को आफताब और श्रद्धा दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली आने के बाद बद्री को कॉल करते हैं। इसके बाद ये बद्री के पास जाते हैं। छतरपुर पहाड़ी में बद्री का अपना घर था और ये दोनों बद्री के घर में ही ठहरते हैं करीब अगले 8-10 दिन तक। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी दोनों में अक्सर झगड़ा हो रहा था। इधर इस ट्रिप के चक्कर में पैसे खत्म हो गए थे। अब ये लोगों की पूरी जो ज़िंदगी थी क्रेडिट कार्ड पे चल रही थी। कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड थे, आफताब के पास भी, श्रद्धा के पास भी। तो इन दोनों का झगड़ा होता। इनके झगड़े से बद्री भी परेशान हो गया। 8-10 दिन के बाद उसने आफताब और श्रद्धा से कहा कि अब तुम दोनों हमारा घर छोड़ दो और अपना कहीं और ढूंढ लो अपना ठिकाना। तब फिर ये एक प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ते हैं और वहीं छतरपुर पहाड़ी इलाके में एक फर्स्ट फ्लोर पे एक घर किराए का मिल जाता है और दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये बात है 13-14 मई की। दोनों के पास सिर्फ 2 बैग थे जो ये मुंबई से लेकर चले थे। अब अपने किराए के घर में शिफ्ट हो गए। इस दौरान में अब श्रद्धा ने कहा कि देखो, हमारे जो मुंबई में किराए के घर पे हम जहाँ रहते थे वहाँ हमारा सारा सामान है घरेलू इस्तेमाल का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ ले आओ। वसई में भी था, तो बाकायदा आफताब की टिकट भी थी कि वो वसई मुंबई जाएगा और सारा सामान लेकर यहाँ आएगा ताकि यहाँ उसका इस्तेमाल करें। टिकट बुक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। झगड़ा होता, फिर दोनों एक साथ हो जाते। तभी 17 मई को श्रद्धा ने अचानक कहा कि वो गुरुग्राम जाना उसे। साहिल नाम का एक लड़का था, वो उसका दोस्त था, वो भी बम्बल ऐप से बना था। तो वहाँ जाती है और फिर अगले दिन लौटती है 18 मई की दोपहर 1:50 पर। जब वो लौटती है तो इस बात को लेकर आफताब से झगड़ा होता है कि तुम कल क्यों नहीं लौटी, रात को क्यों नहीं आई। खैर झगड़े के बाद फिर दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद दोपहर करीब 2 बजे जोमेटो से 2 लोगों के खाने का ऑर्डर दिया जाता है। आफताब और श्रद्धा खाना खाते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है। शाम करीब 6 से 6:30 का वक्त था। अब श्रद्धा आफताब से कहती है कि तुम्हारी टिकट बुक है, तुम मुंबई जाओ और वसई के किराए के घर से अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाओ। इस पे फिर वो आनाकानी करता है, कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पे वो फिर लड़ती है और दोनों में झगड़ा इस बात पे होता है, पैसे नहीं है घर के इस्तेमाल के लिए, सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, पूरे 2 बैग है, तो कैसे ज़िंदगी चलेगी। तो इस झगड़े के दौरान में ही दोनों तैश में आ जाते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है और इसी झगड़े के दौरान इधर दोपहर को, चूँकि श्रद्धा एक दिन बाद लौटी थी, आफताब वैसे भी गुस्से में था, तो इस झगड़े के दौरान अचानक फिर वो श्रद्धा को पटक देता है फर्श पर और दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगता है और गला दबाते दबाते आखिरकार श्रद्धा को मार डालता है। अब श्रद्धा की मौत हो गई। इसके बाद वो तसल्ली से घर में ही बैठा रहता है। श्रद्धा की मौत के बाद अब वो उसी 18 मई की रात को फिर जोमेटो को ऑर्डर करता है, लेकिन इस बार एक आदमी का खाना आता है और इस बार उसने जो मंगाया था वो चिकन रोल मंगाया रात को, एक आदमी का। तो इसका मतलब है कि रात को एक आदमी का, जबकि श्रद्धा घर पे थी, दोपहर को 2 आदमी का, यानी कि दोपहर को श्रद्धा जिंदा थी और रात को जब उसने खाने का ऑर्डर दिया तो श्रद्धा इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसने खुद के लिए खाना मंगाया। अब कत्ल करने के बाद फिर उसने लाश को ले जाकर बाथरूम में रख दिया। बाथरूम में रखने के बाद
अब सोचने लगा कि करना क्या है। तो पहला जो उसका ख्याल आया था, प्लान था, वो ये था कि श्रद्धा की लाश के टुकड़े करेगा, एक बड़ा सा बैग खरीदेगा, उस बैग के अंदर सारे टुकड़ों को रखेगा और ले जाकर किसी वीरान इलाके में या जंगल में वो फेंक देगा। तो ये उसका आइडिया था। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अब इसके बाद उसने रात को, पहले दिन यानी कि 18 मई की रात को, उसके पास पहले तो वो गया और उसने कुछ आरी खरीदे एक और 3 ब्लेड खरीद कर लाया। और 19 मई की रात पहली बार उसने बाथरूम के अंदर और कुछ पॉलिथीन लेकर आया था, वो सफ़ेद वाइट, जिसमें अमूमन हम लोग कूड़ा फेंकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें लेकर आया और पहले दिन 18 मई की रात को उसने श्रद्धा की दोनों हाथों की कलाइयों को काटा। कलाइयों को काट कर उसको एक पॉलिथीन में रखा और पॉलिथीन को भी बाथरूम में ही रखा। और फिर उसके बाद लगा कि इससे अब लाश के टुकड़े और होंगे नहीं। उसके बाद वो उस रात सो गया, बेफिक्र, जैसे कुछ हुआ नहीं है। अब 19 मई की तारीख आ गई, अगले दिन को वो फिर छतरपुर सुबह उठता है और निकलता है, बाहर जाता है और वहां पर एक पॉलिथीन के बैग खरीदता है, एक चाकू खरीदता है, एक चॉपर खरीदता है और फिर चाकू को बैग में रखकर, पिट्ठू बैग जो होता वो वापस आ रहा था, तभी वो बैग का में चाकू जो नुकीला वो शायद बाहर निकल गया और उसके राइट हैंड पे वो चाकू चुभ गया, तो उससे उसको चोट आ गई। तो फिर वो गया डॉक्टर के पास और वहाँ उसको 5 टाँके लगे। ये सब कुछ कराकर फिर वो वापस घर आता है और घर आने के बाद अब वो सोचता है कि आगे क्या करना है। तो घर आने के बाद जब उससे लगा कि अभी टुकड़े करने हैं, उसके बाद इसे रखने हैं, लेकिन गर्मी बहुत है, मई का महीना है, फिर वो दोपहर के बाद तय करता है कि वो फ्रिज खरीदेगा। फिर वो वहीं छतरपुर में एक मार्केट में जाता है, वहाँ से एक फ्रिज खरीदता है LG का, 25,000 उसकी कीमत थी और ये सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से उसने ख़रीदा। शाम को ही करीब उसके ख़रीदने के 2 घंटे के बाद एक लड़का आता और फ्रिज घर पे पहुंचा देता है। अब उसके घर पे फ्रिज आ चुका था। फ्रिज आने के बाद वो फ्रिज को चालू करता है और फिर शाम का वक्त था, एक बार फिर से वॉशरूम मतलब बाथरूम में जाता है और इस बार अभी तक उसने सिर्फ श्रद्धा की लाश के दोनों कलाइयों को काटा था। अब उसके दोनों पैरों के वो टखने तक, घुटनों तक वो काटता है, काट कर अलग कर देता, फिर उन्हें उसी पॉलीथीन में रखता है, डालता है। लेकिन अब तक ये था कि इस लाश के टुकड़े करने के चक्कर में ब्लड और खून, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बाथरूम के अंदर, तो उसे लगा कहीं नाली आली जाम ना हो जाए, तो क्या करे। फिर इसके बाद वो रुकता है, जब दोनों कलाइयाँ काट चुका, दोनों पैर घुटनों तक काट चुका, अब उसे लगता है कि साफ़ सफाई करनी है, ब्लड बाहर निकले, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अब वो ब्लिंकिट एक शॉपिंग ऐप है, जिससे सारे घरेलू सामान आते हैं, आप सबको पता होगा। तो ब्लिंकिट शॉपिंग ऐप पर जाता है, उससे हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का ऑर्डर देता है, 500 ml के 2 लीटर, ब्लीच के 500 ml के बॉटल, एक चॉपिंग बोर्ड जिस पे अमूमन सब्जी वब्जी काटते हैं, ग्लास क्लीनर की 2 बोतल, गोदरेज की हैंड वॉश, ये सारे आइटम मंगाता है ये ब्लिंकिट शॉपिंग ऐप से। इत्तेफाक से ये सारी चीज़ें उसी शाम रात होने से पहले पहुंच जाती हैं और इन सब के बिल भी वो सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से देता है। अब 19 मई की रात करीब 10:30 बजे सारा सामान उसके घर पर मौजूद था। ये सारे सामान जो उसने ऐप से ऑर्डर दिया था वो आ गया। अब इसके बाद उसने पूरी सामान आने के बाद बाथरूम के फर्श को, नाली को, इन सबको साफ किया। तो 18 को कत्ल हुआ, 19 भी बीत गया। अब 20 मई की तारीख आती है, यानी कत्ल का तीसरा दिन। कत्ल के तीसरे दिन आफ्ताब फिर पहले तो घर से बाहर निकलता है, वो महरौली के मार्केट जाता है और एक लाल रंग का बड़ा सा बैग खरीदता है 2000 रुपये में, और इसके लिए उसने गूगल पे से पे किया 2000 रुपीज़। उसका ये था कि अब चूँकि हाथ और पैर काट चुका है, बाकी लाश के कुछ टुकड़े करेगा और उसको इस एक बैग में डालेगा और बैग में डालकर जंगल में या फिर कहीं दूर किसी नाले में इस बैग को डंप करके लौट आएगा। वापस आया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इस बैग में अगर सारी लाश के टुकड़े डालेंगे तो बैग का एक तो वज़न और इतना बड़ा बैग, और दिन में ले जाऊं तो कहीं
चेकिंग, कोई लोग डाउट करें क्या है, रात को पुलिस रोक ले कि बैग में क्या है, तो उसे लगा बैग में लाश के टुकड़े रखकर ले जाना खतरे से खाली नहीं है, तो उसने बैग का आइडिया ड्रॉप कर दिया। हालांकि खरीद कर ले आया था, वो उसने घर में ही छोड़ दिया लाल रंग का बैग, वो पुलिस ने बरामद भी किया। अब उसने कहा कि नहीं, ये जो पॉलीथीन लाया हूं इसी के छोटे छोटे इसमें टुकड़े करके ही हमें इसको फेंकना है। तो अब उसने जब ये तय कर लिया कि बैग में नहीं फेंकना है, इसके बाद उसने तीसरे दिन श्रद्धा के सिर और लाश के बाकी टुकड़े किए। मतलब सर को उसने अलग किया, धड़ को अलग किया, और फिर क्या क्या चीजें होती हैं। उसने पेट की अंतड़ियां निकाली, उसको एक पॉलीथीन में रखा, और घर के करीब ही जहां पे ये रहता है वहां पे एक डस्टबिन है बड़ा सा कोने में, वहां ले जाकर उस अंतड़ियों को उसी वैसे ही फेंक दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि इससे इंसान की है, किसकी है कोई पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद उसने श्रद्धा की उंगलियों को काटा, और उंगलियों को काटने के बाद ब्लो टॉर्च से, जिससे आग निकलती है, उसको पहले उसको जलाया, उसका शेप बिगाड़ा ताकि पता न चले इंसानी उंगलियां हैं क्या है, और फिर उसको घर के ही करीब सड़क किनारे नाली है वहां जाकर फेंक दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये कोई पहचान नहीं पाएगा। जांग और कमर के निचले हिस्से को भी उसने काटा, और फिर उसके घर के ही करीब एक शमशान घाट है महरौली, वहीं पहाड़ी के इलाके में, और वहां एक नाले वाला जंगल है छोटा सा, तो कमर के निचले हिस्से और एक जांग उसने जाकर उस जंगल में फेंक दिया। एक हाथ का अंगूठा वो अलग अलग करके फेंक रहा था ताकि एक साथ कहीं से कोई इंसानी बॉडी मिलने की के वजह से वो पकड़ा ना जाए। एक हाथ का अंगूठा वहीं उसके धान मिल की एक दीवार है उसके पास ले जाकर फेंका। हाथ और लाश के कुछ और टुकड़े उत्तर पूर्व एनक्लेव के पीछे एक जंगल है छोटा सा, वहां ले जाकर फेंका। जबकि जो दूसरी जांग थी उसको गुड़गांव में जाने वाला जो एमजी रोड है, महात्मा गांधी रोड, उसके पास एक 100 फुटा रोड है, तो 100 फुटा रोड लाइट के किनारे झाड़ियां हैं, वहां ले जाकर उसने फेंक दी। तो हर टुकड़े वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग, ताकि एक साथ छोटी छोटी चीजें भी अगर पकड़ में आ जाए तो ये पता ना चले कि ये लाश किसकी और कहां से आ रही है। अब वो लाश के अलग अलग टुकड़ों को फेंक तो रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये जो हड्डियां हैं ये जंगल से बरामद हो जाएंगी तो पकड़ में आ जाएंगी। अब यहां पर भी हैवानियत देखिए कि फिर उसने क्या किया कि उन हड्डियों को आग लगाया ब्लो टॉर्च से, फिर उसके बाद उसे गीला किया, फिर वो आती है आपको ग्राइंडर, जो आमतौर पर यूज करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो मार्बल के लिए खासतौर पर जो ग्राइंडर आता है कटिंग और उसके लिए, तो ग्राइंडर लेकर आया और उस ग्राइंडर से उस हड्डियों को जलाकर और फिर पानी डालकर वो उससे एक तरह से उसका पाउडर बना रहा था, और वो पाउडर को ले जाकर वहीं घर के आसपास ही, ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी नहीं कर रहा था, वहीं 100 फुटा रोड के अलग अलग इलाकों में ले जाकर उसको फेंक देता। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फेंकता रहा। इधर एक और कहानी चल रही थी। कहानी ये थी कि ये सारी चीज़ें तो कर रहा है, श्रद्धा का कत्ल हो चुका और अब तक लाश के टुकड़े फेंक रहा, और मई से अब जून आ चुका है। जून में उसने एक नौकरी ज्वाइन कर ली 27 जून को, श्रद्धा के कत्ल के करीब 1.25 महीने बाद। गुरुग्राम में एक कंपनी है जिसका नाम है सीवेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर उसने एसोसिएट प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर 52,000 रुपीज पर मंथ, 52,000 रुपये महीने में गुरुग्राम में एक नौकरी कर ली, और ये बाकायदा नौकरी करता रहा जब तक कि ये पकड़ा नहीं गया था, यानी कि नवंबर में। तो ये नौकरी कर रहा था एकदम धड़ल्ले से, आराम से। इतना ही नहीं, इस दौरान में अभी लाश के बहुत सारे टुकड़े घर में ही हैं फ्रिज में, तब ये बम्बल है इस पर फिर से गया। 2 लड़कियों से इसकी दोस्ती हुई, उनमें से एक आदिति नाम की लड़की तो इसके घर आई, और उसने क्या करता था कि ये फ्रिज में ही लाश के टुकड़े रखता था। अभी तक सर, चेहरा और धड़ ये फ्रिज में ही था। तो जब आदिति ने कहा कि मैं आ रही हूं, और आदिति इसके घर पहुंचती है 25 जून को, तो ये बाकायदा श्रद्धा की एक अंगूठी थी, वो लाश को उंगलियां काटने से पहले निकाल लेता है, और वो अंगूठी आदिति को गिफ्ट कर देता है। और जब आदिति आई तो घर में लाश थी, लेकिन उसने क्या किया कि फ्रिज से निकालकर जो किचन में शेल्फ है उसके अंदर डाल दिया ताकि आदिति को पता ना चले। बाथरूम तो साफ था ही था।
तो आदिति भी आई, इस दौरान में बहुत सारे और भी लोग आए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो ये भी इसका काम चल रहा था। अब करीब 4 महीने बीत चुके थे, 3 से 4 महीने, मतलब 18 मई को कत्ल किया था और सितंबर और अक्टूबर का महीना आ चुका था। अब भी इसने सारी लाश के टुकड़े ठिकाने नहीं लगाए थे। अब भी इसके फ्रिज में खास तौर पर श्रद्धा का सर, चेहरा, धड़ ये रखा हुआ था। और इस दौरान हर रोज वो फ्रिज इस्तेमाल करता, खोलता। इसने ये सब फ्रीजर में रखा हुआ था, ऊपरी हिस्से में। नीचे के हिस्से में ये अपना पानी वानी रखता था और वही फ्रिज खोलता, पीता। गर्मी का महीना था। और जो चार्जशीट में है ये है कि वो हमेशा जब तक फिर फ्रीजर भी खोलता और श्रद्धा के उस सर और चेहरे को देखता। हालांकि अब वो फ्रोजन हो चुका था, एक तरह से बर्फ से ढक चुका था, क्योंकि उसमें टेम्परेचर इतना था। और फ्रीजर में आपको पता है कोई भी चीज़ आप रखें तो बर्फ से जम जाता है। हालांकि शुरुआत में जब इसने लाश के टुकड़े करने शुरू किए, पहले दिन 20 मई को, यानी कि श्रद्धा के कत्ल के तीसरे दिन, ये फिर एक मार्केट गया था और वहाँ से इसने 11 किलो कच्चा बर्फ़ खरीदा था। आमतौर पे ये हम लोग सब्ज़ी या फिर किसी और चीज़ को फ्रोज़न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 11 केजी खरीद कर लेकर आया था कच्चा बर्फ़, और शायद इसी लाश के टुकड़ों को, ताकि वो जम जाए। तो 4 महीना हो गया, सितंबर अक्टूबर का महीना आ गया। अब भी ये सर और धड़ फ्रिज के अंदर रखा हुआ था और उसे ये डर था। और उसकी बाहें, दोनों बाहें हाथ की, क्योंकि हाथ यहाँ तक काट दिया था, बाहें अब भी फ्रिज में थी। तो 3 हिस्सा, सर, चेहरा, धड़ और दोनों बाहें अब भी फ्रिज के अंदर थी। अब वो क्यों नहीं फेंक रहा? इतना टाइम हो गया, 3-4 महीने। तो उसका ये था कि अगर सर को फेंकेंगे तो सर कहीं ना कहीं बरामद होगा तो पकड़े जाएंगे। बाकी बॉडी तो इस तरीके से फेंका था कि वो पहचान में ना आए, उसको बिगाड़ दिया अलग अलग। लेकिन सर और धड़ ये 2 चीज़ें हैं जो आसानी से पकड़ में आ सकती हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी फेंकने की, और वो फ्रिज में ही रखे हुआ था। लेकिन जब 4 महीने हो गए तब उसे लगा कि कभी ना कभी इसको फेंकना पड़ेगा, वरना तो ये पकड़े जाएंगे। तो उसने सबसे पहले तो सर के सारे बाल काट डाले ताकि पहचान में ना आए कुछ भी। बाल काटे। एक श्रद्धा स्टड पहनती थी अपने लिप्स पे, आप तस्वीर में देखते होंगे। उसने उस स्टड को निकाला, उसे एक बॉक्स में रखा। तो 4 महीने के बाद ब्लो टॉर्च से सर के हिस्से, चेहरे को जलाया। फिर जब उसे लगा कि अब ये पहचाने जाने लायक नहीं है, तब उसने कहीं जाकर जो सिर और चेहरे को जो हिस्सा था और दोनों बाहें, धड़, इन्हें भी अलग अलग फेंका। छतरपुर इनक्लेव के जंगल में फेंका धड़ को। जबकि बाल और श्रद्धा के कपड़ों को 60 फुटा रोड है एक छतरपुर में, और वहाँ पे एक कोने में वही डस्टबिन जिसमें शुरुआत में इसने 21 फेंकी थी, उसने वहाँ जाकर उसमें फेंका। तो सबसे आखिर में इसने श्रद्धा का सर, धड़ और दोनों बाहों को ठिकाने लगाया और फेंका। अब इसके पास सिर्फ एक निशानी बच गई थी अब भी श्रद्धा की। और मतलब अगर उसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करूं, वो जो श्रद्धा ने अपने लिप्स पर, होंठों पर स्टड पहन रखा था, और वो उसने निकाल कर रख लिए थे एक डब्बे में। इसके बाद श्रद्धा का फ़ोन चूंकि उसके पास था 18 मई से ही, तो शुरुआत में जितने भी दोस्तों के कॉल आते वो खुद इधर से जवाब देता और कहता, ज़्यादातर मैसेज पे जवाब देता कि बिज़ी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। फिर खैर बाद में उसने उसको भी देना बंद कर दिया। लेकिन अब उसे एक वक्त आया जब उसे लगा कि अब श्रद्धा का मोबाइल अपने पास रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 3-4 महीने बीत गए थे। तब उसने फिर जिस डब्बे में श्रद्धा का स्टड रखा था, उसी डब्बे में उसने श्रद्धा का मोबाइल रखा और उसको लेकर फिर ये मुंबई गया। मुंबई में याद होगा आपको, जब एक पुलिस में फादर ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी श्रद्धा की, तब इसे पेश होना था, तो वहीं मुंबई जा रहा था ये पुलिस में पेशी के लिए। तो वो डब्बा अपने साथ लेकर जा रहा था, यानी कि पुलिस वहाँ उधर बुला रही है कि तुम आओ, श्रद्धा कहाँ बताओ। और ये श्रद्धा की आखिरी निशानी लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहा था। और रास्ते में जब ये मुंबई से वहाँ जा रहा था तो मीरा भयंदर की खाड़ी में इस डब्बे को चलती ट्रेन से उसने फेंक दिया, मतलब जिसमें फ़ोन और स्टड थे। अब उस खाड़ी से फ़ोन और इसको बरामद करना तो लगता है कि बेहद मुश्किल काम है। तो ये पूरी जो 4 महीने की इसकी कहानी थी,
श्रद्धा के कत्ल की। इस कहानी में कई चीज़ें हैं जो सबसे मतलब सोच कर भी अजीब होता है, वो ये है कि एक शख्स कैसे जिसके साथ वो प्यार कर रहा था, जिसके साथ शायद शादी करता, जिसके साथ कभी दोस्ती थी, जिसके साथ 1.25 महीने तक वो ट्रिप पे निकला, घूमा फिरा, कितने अच्छे दिन बिताए होंगे, और उसी का सर काटकर और फ्रिज में रखे हुआ है और 4 महीने तक रखे हुआ है, और 4 महीने के बाद फिर उसको ले जाकर फेंक। जब क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी तो उस वक्त जो हमारे गुरु लोग थे उन्होंने ये बताया था कि जब भी क्राइम कवर करो तो बाकी चीज़ें ठीक है, ख़ासतौर पर इनकाउंटर को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई और पढ़ाई थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद उस दौर में जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ करता था आज के दौर के मुकाबले। तो जब इनकाउंटर की बात आती थी तब उनका ये था कि हर इनकाउंटर पे शक करना, क्योंकि इनकाउंटर का दूसरा नाम होता है सरकारी किलिंग। एक होता है किसी को मारना, कत्ल कर देना, एक होता है सरकारी किलिंग, यानी सरकारी पिस्टल से लाइसेंसी और उस पर फिर किसी का इनकाउंटर करना। तो हमेशा इनकाउंटर विवादों में रहता है। इनकाउंटर का मतलब ये होता है कि एक पुलिस और एक क्रिमिनल के बीच में मुठभेड़ हो जाए और उसमें पुलिस के पास कोई चारा जब न बचे तब फिर वो गोली चलाए, और उसमें भी ये है कि पहले अगर मुमकिन हो तो आप कमर के नीचे गोली मारें। बहुत मजबूरी है, लगता है कि हर तरफ से घिर गए, जान जा सकती है, तो फिर सेल्फ डिफेंस में आप गोली चलाते हैं, मुजरिम मारा जाता है, उसको एनकाउंटर कहते हैं। लेकिन हर एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो शुरू से ये जो शिक्षा दी गई थी क्राइम रिपोर्टिंग में, उस पर हम लोग कायम थे, और ऐसे नामालूम मुझे लगता है दर्जनों सैकड़ों ऐसे एनकाउंटर के केस हुए जिनको कवर भी किया। और उस दौर में हर एनकाउंटर पर सवाल उठते थे, और ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं आज भी जो अलग अलग जेलों में बंद हैं इसी फेक एनकाउंटर के नाम पर, क्योंकि जब सवाल उठते फिर इंक्वायरी होती, फिर पता चलता। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है कि आजकल जो हालात जिस तरीके से बदले हैं उसमें एनकाउंटर को लेकर अब सवाल नहीं उठते हैं। हालांकि खुद पुलिस वाले, जो अलग अलग पुलिस वाले हैं, वो तभी जुबान में कहते हैं हमारे टाइम में तो आप लोग बड़ा शोर करते थे, अब आप लोग भी आंख बंद करके भरोसा करते हो। कुछ सर्विंग, कुछ रिटायर्ड, उनकी शिकायतें होती हैं। मैं सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज़ के लिए एक नियम, कानून, कायदे सब बने हुए हैं। अगर एनकाउंटर ही किसी भी चीज़ का फाइनल मान लिया जाए कि यही फैसला आखिरी, यही इंसाफ है, तो फिर इस देश की अदालतें, इंसाफ, दलील, वकील, कोर्ट कचहरी, सबूत, गवाह, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर ऐसे में हो सकता है कि एक इनकाउंटर के नाम पे कई बहुत सारे क्राइम जन्म ले ले। कोई पुलिस वाला किसी अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए इनकाउंटर करना शुरू कर दे। अब ये सारी बातें अभी मैं क्यों कर रहा हूँ? पिछले कई दिनों से आपको याद है उमेश पाल मर्डर केस चर्चा में है, सुर्खियों में। मैंने इसकी पूरी कहानी आपको सुनाई भी थी। और इस उमेश पाल के मर्डर के पीछे नाम आ रहा है बाहुबली अतीक अहमद का। अतीक अहमद जिसके ऊपर दर्जनों केस, आप जितने तरह के जुर्म सोच सकते हैं वो सारे जुर्म, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो कब्जाने का ज़मीन का मामला हो, कुछ भी। हालांकि वही फिर उसी क्राइम की दुनिया पर चढ़ते हुए सीढ़ियाँ वो विधायक बना, फिर सांसद बना। हम लोग यही गलती करते हैं कि फिर हम ऐसे लोगों को चुनते भी हैं और ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ से देश और देश का कानून चलता है। तो वही बाहुबली, वही माफिया अतीक अहमद, उसका नाम आ रहा है इस उमेश पाल मर्डर केस में। अब इसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई। आज 10वां दिन है, लेकिन इन 10 दिनों में क्या हुआ इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एक कहानी जो कल दोपहर 3:17 पर शुरू हुई, वहां से शुरू करता हूं। यूपी पुलिस का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, आप सब उसको देख सकते हैं। उस ट्विटर हैंडल पर यूपी पुलिस ने ऑफिशियली कल 3:17 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में यह ऐलान किया कि यूपी के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक यानी यूपी के सबसे बड़े पुलिस अफसर, यूपी के पुलिस मुखिया, उन्होंने उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े तमाम शूटरों की और उस साजिश में शामिल जो भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी पे जो इनाम है, पहले 50,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। 3:17 पर यह ट्वीट हुआ और उस ट्वीट के साथ नाम डाले गए कि ये वो 5 नाम है जिनके ऊपर ये इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा रहा है और ये वांटेड है उमेश पाल मर्डर केस में।
और जो भी इसकी जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। और इसके बाद 5 लोगों के नाम उस ट्वीट में लिखे जाते हैं। इनमें से पहला नाम है अरमान, दूसरा नाम है असद, असद अतीक अहमद का बेटा, तीसरा नाम है गुलाम, चौथा नाम है गुड्डू मुस्लिम और 5वां है साबिर। ये 5 नाम दिए 3:17 पर 5 मार्च यानी कल। 12 घंटे बीत जाते हैं। 12 घंटे के बाद, बल्कि कल 4 मार्च थी, नहीं 5 ही मार्च था। 12 घंटे बीत गए, संडे का दिन था कल। 3:17 पर यह ट्वीट आया। अब 6 मार्च की तारीख आ गई। आज सुबह प्रयागराज में ही एक एनकाउंटर होता है और इस एनकाउंटर में इसी उमेश पाल मर्डर केस का एक आरोपी मारा जाता है। इसके बाद लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं और उसके बाद इस एनकाउंटर की जानकारी देते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आज इस केस में एक दूसरा एनकाउंटर हुआ है। पहले एनकाउंटर एक अरबाज नाम के लड़के का हुआ था, जिसके बारे में यह था कि उमेश पाल पर जब गोलियां चलाई गई, बम से हमला हुआ, तो जिस क्रेटा कार में हमलावर आए थे उसको ड्राइव कर रहा था अरबाज। अब इसके बाद आज दूसरा एनकाउंटर हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिसको मारा गया है उसका नाम है उस्मान चौधरी और ये उन 6-7 शूटरों में से एक था जिसने उमेश पाल पर गोली चलाई, बल्कि कुछ का कहना है कि इसने पहली गोली इसी ने चलाई। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसकी गोली चलाते हुए तस्वीरें तमाम चैनलों पर देखी जा सकती हैं, न्यूज़ चैनलों पर, और ये वही गोली चला रहा था। और आज ये खबर मिली कि प्रयागराज के बाहर एक इलाके में यह है, मुखबिरों से पुलिस की टीम पहुंची। उसके बाद उसने पुलिस को देखकर गोली चलाई, फिर पुलिस ने जवाबी गोली चलाई, फिर वो घायल हो गया, फिर उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तो ये एनकाउंटर हुआ सुबह और कल के ट्वीट के 12 घंटे के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी ऑर्डर ने ये खबर दे दी। बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बात वहीं से शुरू होती है, इसलिए कि जो यूपी पुलिस ने कल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके 5 नाम वांटेड, जिनकी इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिए, वो 5 नाम में उस्मान चौधरी का नाम कहीं नहीं था। ये जो 5 नाम थे, बल्कि मैं दीपक को बोलूंगा वो ट्वीट आप इसमें देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर। तो 5 नाम में वो नहीं था। अब ऐसा मुमकिन है, हो सकता है कई बार किसी केस की जब जांच आगे बढ़ती है तो नए नए लोग जब मिलते हैं या पूछताछ होती है तो फिर नए खुलासे होते हैं, नए लोगों के नाम सामने आते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें यूपी पुलिस की गलती है। हो सकता है कि बाकी की जांच में पता चला हो, लेकिन ये गलती नहीं हो सकती। अब उसकी वजह क्या है? खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस शख्स का एनकाउंटर हुआ है वो गोली चलाते हुए साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है और हर चैनल पर यह तस्वीर चली है। अब सवाल यह है कि जब वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, हर चैनल पर यह तस्वीर चल रही है, तो फिर पुलिस को मालूम है कि ये कौन है। ऊपर से वो 50,000 का इनामी पहले से ही था। दूसरी बात कि चैनल पे जो भी सीसीटीवी कैमरे के ये जो सारी तस्वीरें चलती हैं, ये पुलिस ने ही दी। पुलिस के जरिए ही हमारे चैनल पे भी चला, बाकी चैनलों पे भी चला। तो जब चैनलों पर पुलिस वाले कह रहे हैं कि हर एक ने देखा और यही शख्स गोली चला रहा और ये इसने पहली गोली चलाई, ये रिकॉर्ड पर है कि यही गोली चला रहा और चैनलों पे देखा जा सकता है। 12 घंटे पहले यूपी पुलिस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इनाम की रकम बढ़ाकर 5 लोगों के नाम लिखती है और उन 5 में वो शख्स नहीं है जिसका 12 घंटे के बाद एनकाउंटर हुआ। तो ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि अगर फुटेज में आपने देखा, सीसीटीवी में देख रहे हो कि आप गोली चला रहा है, तो उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? 5 ही नाम क्यों? 6ठा नाम होना चाहिए था। इसका जवाब नहीं है। दूसरा, अब इसी के बाद जब एनकाउंटर की खबर आई तो एक शख्स मरा है, उस्मान चौधरी। बात उसके परिवार तक जाएगी। अब जब बात परिवार तक गई तो वहां पे कहानी अजीब सी पलट गई। पता चला कि उस्मान चौधरी का असली नाम उस्मान चौधरी है ही नहीं, बल्कि विजय चौधरी है। उसकी शादी 2020 में हुई। उसकी पत्नी का नाम सुहानी है और
वो पहले से ही, उसका भाई भी एक चोरी वोरी के मामले में क्रिमिनल रहा है, इसके ऊपर भी कुछ क्रिमिनल केस रहे हैं, चोरी और बाकी वाहन चोरी के। लेकिन जब खबर आई कि एक उस्मान चौधरी नाम के शख्स का एनकाउंटर हुआ है और खबर इसके घर तक पहुंची, प्रयागराज का ही रहने वाला है, तब उसकी बीवी फिर कैमरे पर आई, पूरा परिवार रोता हुआ आया और उन्होंने कहा कि मेरे पति का नाम उस्मान चौधरी नहीं बल्कि विजय चौधरी है। अब उसके बाद उन्होंने सारे सबूत दिखा। जब क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी तो उस वक्त जो हमारे गुरु लोग थे उन्होंने ये बताया था कि जब भी क्राइम कवर करो तो बाकी चीज़ें ठीक है, ख़ासतौर पर एनकाउंटर को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई और पढ़ाई थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद उस दौर में जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ करता था आज के दौर के मुकाबले। तो जब एनकाउंटर की बात आती थी तब उनका ये था कि हर एनकाउंटर पे शक करना, क्योंकि एनकाउंटर का दूसरा नाम होता है सरकारी किलिंग। एक होता है किसी को मारना, कत्ल कर देना, एक होता है सरकारी किलिंग यानी सरकारी पिस्टल से लाइसेंसी और उस पर फिर किसी का एनकाउंटर करना। तो हमेशा एनकाउंटर विवादों में रहता है। एनकाउंटर का मतलब ये होता है कि एक पुलिस और एक क्रिमिनल के बीच में मुठभेड़ हो जाए और उसमें पुलिस के पास कोई चारा जब न बचे तब फिर वो गोली चलाए। और उसमें भी ये है कि पहले अगर मुमकिन हो तो आप कमर के नीचे गोली मारें। बहुत मजबूरी है, लगता है कि हर तरफ से घिर गए, जान जा सकती है, तो फिर सेल्फ डिफेंस में आप गोली चलाते हैं, मुजरिम मारा जाता है, उसको एनकाउंटर कहते हैं। लेकिन हर एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो शुरू से ये जो शिक्षा दी गई थी क्राइम रिपोर्टिंग में, उस पर हम लोग कायम थे और ऐसे नामालूम मुझे लगता है दर्जनों सैकड़ों ऐसे एनकाउंटर के केस हुए जिनको कवर भी किया है। और उस दौर में हर एनकाउंटर पर सवाल उठते थे और ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं आज भी जो अलग अलग जेलों में बंद हैं इसी फेक एनकाउंटर के नाम पर, क्योंकि जब सवाल उठते फिर इंक्वायरी होती, फिर पता चलता। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है कि आजकल जो हालात जिस तरीके से बदले हैं उसमें एनकाउंटर को लेकर अब सवाल नहीं उठते हैं। हालांकि खुद पुलिस वाले, जो अलग अलग पुलिस वाले हैं, वो तभी जुबान में कहते हैं हमारे टाइम में तो आप लोग बड़ा शोर करते थे, अब आप लोग भी आंख बंद करके भरोसा करते हो। कुछ सर्विंग, कुछ रिटायर्ड, उनकी शिकायतें होती हैं। मैं सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज़ के लिए एक नियम, कानून, कायदे सब बने हुए हैं। अगर एनकाउंटर ही किसी भी चीज़ का फाइनल मान लिया जाए कि यही फैसला आखिरी, यही इंसाफ है, तो फिर इस देश की अदालतें, इंसाफ, दलील, वकील, कोर्ट कचहरी, सबूत, गवाह, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर ऐसे में हो सकता है कि एक इनकाउंटर के नाम पे कई बहुत सारे क्राइम जन्म ले ले। कोई पुलिस वाला किसी अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए इनकाउंटर करना शुरू कर दे। अब ये सारी बातें अभी मैं क्यों कर रहा हूँ? पिछले कई दिनों से आपको याद है उमेश पाल मर्डर केस चर्चा में है, सुर्खियों में। मैंने इसकी पूरी कहानी आपको सुनाई भी थी। और इस उमेश पाल के मर्डर के पीछे नाम आ रहा है बाहुबली अतीक अहमद का। अतीक अहमद जिसके ऊपर दर्जनों केस, आप जितने तरह के जुर्म सोच सकते हैं वो सारे जुर्म, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो कब्जाने का ज़मीन का मामला हो, कुछ भी। हालांकि वही फिर उसी क्राइम की दुनिया पर चढ़ते हुए सीढ़ियाँ वो विधायक बना, फिर सांसद बना। हम लोग यही गलती करते हैं कि फिर हम ऐसे लोगों को चुनते भी हैं और ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ से देश और देश का कानून चलता है। तो वही बाहुबली, वही माफिया अतीक अहमद, उसका नाम आ रहा है इस उमेश पाल मर्डर केस में। अब इसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई। आज 10वां दिन है, लेकिन इन 10 दिनों में क्या हुआ इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एक कहानी जो कल दोपहर 3:17 पर शुरू हुई, वहां से शुरू करता हूं। यूपी पुलिस का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, आप सब उसको देख सकते हैं। उस ट्विटर हैंडल पर यूपी पुलिस ने ऑफिशियली कल 3:17 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में यह ऐलान किया कि यूपी के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक यानी यूपी के सबसे बड़े पुलिस अफसर, यूपी के पुलिस मुखिया, उन्होंने उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े तमाम शूटरों की और उस साजिश में शामिल जो भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी पे जो इनाम है, पहले 50,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। 3:17 पर यह ट्वीट हुआ और उस ट्वीट के साथ नाम डाले गए कि ये वो 5 नाम है जिनके ऊपर ये इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा रहा है और ये वांटेड है उमेश पाल मर्डर केस में, और जो भी इसकी जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा।
और इसके बाद 5 लोगों के नाम उस ट्वीट में लिखे जाते हैं। इनमें से पहला नाम है अरमान, दूसरा नाम है असद, असद अतीक अहमद का बेटा, तीसरा नाम है गुलाम, चौथा नाम है गुड्डू मुस्लिम और पांचवा है साबिर। ये 5 नाम दिए 3:17 पर 5 मार्च यानी कल। 12 घंटे बीत जाते हैं। 12 घंटे के बाद, बल्कि कल 4 मार्च थी, नहीं 5 ही मार्च था। 12 घंटे बीत गए, संडे का दिन था कल। 3:17 पर ये ट्वीट आया। अब 6 मार्च की तारीख आ गई। आज सुबह प्रयागराज में ही एक एनकाउंटर होता है और इस एनकाउंटर में इसी उमेश पाल मर्डर केस का एक आरोपी मारा जाता है। इसके बाद लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं और उसके बाद इस एनकाउंटर की जानकारी देते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आज इस केस में एक दूसरा एनकाउंटर हुआ है। पहले एनकाउंटर एक अरबाज नाम के लड़के का हुआ था, जिसके बारे में यह था कि उमेश पाल पर जब गोलियां चलाई गई, बम से हमला हुआ, तो जिस क्रेटा कार में हमलावर आए थे उसको ड्राइव कर रहा था अरबाज। अब इसके बाद आज दूसरा एनकाउंटर हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिसको मारा गया है उसका नाम है उस्मान चौधरी और ये उन 6-7 शूटरों में से एक था जिसने उमेश पाल पर गोली चलाई, बल्कि कुछ का कहना है कि इसने पहली गोली इसी ने चलाई। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसकी गोली चलाते हुए तस्वीरें तमाम चैनलों पर देखी जा सकती हैं, न्यूज़ चैनलों पर, और ये वही गोली चला रहा था। और आज ये खबर मिली कि प्रयागराज के बाहर एक इलाके में यह है, मुखबिरों से पुलिस की टीम पहुंची। उसके बाद उसने पुलिस को देखकर गोली चलाई, फिर पुलिस ने जवाबी गोली चलाई, फिर वो घायल हो गया, फिर उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तो ये एनकाउंटर हुआ सुबह और कल के ट्वीट के 12 घंटे के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी ऑर्डर ने ये खबर दे दी। बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बात वहीं से शुरू होती है, इसलिए कि जो यूपी पुलिस ने कल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके 5 नाम वांटेड, जिनकी इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिए, वो 5 नाम में उस्मान चौधरी का नाम कहीं नहीं था। ये जो 5 नाम थे, बल्कि मैं दीपक को बोलूंगा वो ट्वीट आप इसमें देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर। तो 5 नाम में वो नहीं था। अब ऐसा मुमकिन हो सकता है, कई बार किसी केस की जब जांच आगे बढ़ती है तो नए नए लोग जब मिलते हैं या पूछताछ होती है तो फिर नए खुलासे होते हैं, नए लोगों के नाम सामने आते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें यूपी पुलिस की गलती है। हो सकता है कि बाकी की जांच में पता चला हो, लेकिन ये गलती नहीं हो सकती। अब उसकी वजह क्या है? खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस शख्स का एनकाउंटर हुआ है वो गोली चलाते हुए साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है और हर चैनल पर यह तस्वीर चली है। अब सवाल यह है कि जब वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, हर चैनल पर यह तस्वीर चल रही है, तो फिर पुलिस को मालूम है कि ये कौन है। ऊपर से वो 50,000 का इनामी पहले से ही था। दूसरी बात कि चैनल पे जो भी सीसीटीवी कैमरे के ये जो सारी तस्वीरें चलती हैं, ये पुलिस ने ही दी। पुलिस के जरिए ही हमारे चैनल पे भी चला, बाकी चैनलों पे भी चला। तो जब चैनलों पर पुलिस वाले कह रहे हैं कि हर एक ने देखा और यही शख्स गोली चला रहा और ये इसने पहली गोली चलाई, ये रिकॉर्ड पर है कि यही गोली चला रहा और चैनलों पे देखा जा सकता है। 12 घंटे पहले यूपी पुलिस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इनाम की रकम बढ़ाकर 5 लोगों के नाम लिखती है और उन 5 में वो शख्स नहीं है जिसका 12 घंटे के बाद एनकाउंटर हुआ। तो ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि अगर फुटेज में आपने देखा, सीसीटीवी में देख रहे हो कि आप गोली चला रहा है, तो उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? 5 ही नाम क्यों? 6ठा नाम होना चाहिए था। इसका जवाब नहीं है। दूसरा, अब इसी के बाद जब एनकाउंटर की खबर आई तो एक शख्स मरा है, उस्मान चौधरी। बात उसके परिवार तक जाएगी। अब जब बात परिवार तक गई तो वहां पे कहानी अजीब सी पलट गई। पता चला कि उस्मान चौधरी का असली नाम उस्मान चौधरी है ही नहीं, बल्कि विजय चौधरी है। उसकी शादी 2020 में हुई। उसकी पत्नी का नाम सुहानी है और वो पहले से ही, उसका भाई भी एक चोरी वोरी के मामले में क्रिमिनल रहा है।
इसके ऊपर भी कुछ क्रिमिनल केस रहे हैं, चोरी और बाकी वाहन चोरी के। लेकिन जब खबर आई कि एक उस्मान चौधरी नाम के शख्स का एनकाउंटर हुआ है और खबर इसके घर तक पहुंची, प्रयागराज का ही रहने वाला है, तब उसकी बीवी फिर कैमरे पर आई, पूरा परिवार रोता हुआ आया और उन्होंने कहा कि मेरे पति का नाम उस्मान चौधरी नहीं बल्कि विजय चौधरी है। अब उसके बाद उन्होंने सारे सबूत दिखाए।